दोस्तों, मिश्रा मैम की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं 12 के नहीं 10 के बच्चों के लिए कुछ लेकर के आई हूँ। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं आईसीएसई के, उन बच्चों के लिए मैं 2023 के एग्जामिनेशन स्पेसमेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर आई हूँ और उसे किस तरह से हमें सॉल्व करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसके विषय में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि ग्रामर के पार्ट में क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है जैसे था वैसे ही है कि हमें 5 निबंध दिए जाते हैं। उन 5 में से हम अपने पसंदीदा निबंध को लिखते हैं। निबंध जो होता है वह 15 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वह लेटर राइटिंग का होता है, यानी पत्र लिखने का होता है, जिसमें हमें दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही लेटर हमें दिए जाते हैं, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है पैसेज का, अनसीन पैसेज, यानी अपठित गद्यांश दिए जाते हैं, जिसमें से हमें 2-2-2-2 करके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 मार्क्स के। तो उन्हें हम अगर सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो वो 10 मार्क्स जो होते हैं हमारे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है और बच्चों ये 8 मार्क्स बहुत इजी लगते हैं देखने में, लेकिन उतने आसान नहीं है। इसके लिए हमें इसे बहुत गहराई से पढ़कर जाना है। 8 मार्क्स को हमें एनी हाउ लाना है। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि 40 मार्क्स में से 15 मार्क्स हमें दिला सकते हैं, और वो क्वेश्चन है निबंध। निबंध जैसा कि हमने कहा कि 5 निबंध दिए जाते हैं, उसमें से सारे बच्चे अपनी अपनी पसंद के निबंध को चुनते हैं और फिर उसे लिखते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आप हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं। सबसे पहले धैर्य के साथ हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और टिक लगाइए वहां कि आप अपने दिमाग में कि आपको कौन सा निबंध लिखना है, कौन सा लेटर लिखना है। ठीक, और यहां से हम जब क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स जो होती है कम हो जाती हैं। और हर एक क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें, और जो 15 मिनट का टाइम दिया गया है हमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसे हम सही तरह से यूटिलाइज करें, यूज करें। और जब निबंध में हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई विचारात्मक अगर वहां पे निबंध है तो हम उसे सिलेक्ट करें। वैसे तो आपको जो इजी लगेगा आप वही सिलेक्ट करोगे, लेकिन जो विचारात्मक प्रश्न वहां पे है उसे सबसे पहले आप उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को आप वहां लिख करके निष्कर्ष भी सही तरीके से निकाल कर लिख सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे वीडियो के साथ आप क्वेश्चन पेपर को, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके के हैं। निबंध जो होता है वह 3 पार्ट में लिखा जाता है। तो पहला पार्ट क्या होता है, भूमिका का होता है, जिसमें हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को वहां पे पहले हम स्पष्ट करते हैं। और स्पष्ट करने के लिए जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए, क्योंकि जब हम टीचर को के नजरिए से देखते हैं तो एक शिक्षक जब आपकी कॉपी को उठाता है तो वह किस तरह का राइटिंग है आपको और किस तरह से लिखने का तरीका है उसे देख करके प्रभावित होता है। तो आप इंट्रोडक्शन को बहुत खूबसूरत ढंग से लिखिए और सही तरीके से लिखिए, क्योंकि ये भूमिका जो हम लिखते हैं ये 3 नंबर का होता है, 3 मार्क्स का होता है। दूसरा पार्ट होता है मुख्य भाग, यानी वहां पे हम विषय को समझाते हैं, विषय के बारे में वहां पे हम डिटेल से चर्चा करते हैं, लिखते हैं। जिसमें पहला पार्ट हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चीजों को लेनी चाहिए, और दूसरे पार्ट में हमें उसके नेगेटिव अंश को दिखाना चाहिए। और जब हम ये 2 पार्ट लिखते हैं तो तीसरे पैरा में आकर के हम उसका निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालते हैं, और वो कंक्लूजन जो होता है दोनों का निचोड़ होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को लेकर के हम उसका निष्कर्ष निकाल करके लिखते हैं। अब आ जाइए भूमिका के लिए जब 3 मार्क्स था, तो मुख्य भाग के लिए कितना मार्क्स हमें मिल रहा है, वो हमें 10 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 10 मार्क्स मिल रहे हैं। और निष्कर्ष के लिए हमें 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, निबंध कोई भी लिखें, ऐसा लिखें जिसमें आपकी पकड़ हो, आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो मैं एक सलाह और यहाँ देना चाहूँगी कि आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट निबंध के रूप में ना करें। इसके लिए अब अगर आप ग्रामर सेक्शन पकड़ते हैं तो सबसे पहले आप पत्र वाले में जाइए, लेटर सेक्शन में जाइए, क्योंकि वह ज़्यादा इजी होता है और स्मूथली जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो
तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वह बिल्डअप होता है और आप सही तरीके से आगे बढ़ते हो। कोई एक और बात मैं बताना भूल गई कि निबंध लिखते समय जो वहाँ लिखा रहता है 250 वर्ड यानी 250 वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो ऐसा नहीं है कि 250 ही लिखना है मुझे। आप जब लिखने जाते हो तो अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हो तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो आप इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं और आप 20 शब्द कम लिख सकते हैं, ये चलता है क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीजें हैं। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं जो कि है लेटर यानी पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में यहाँ दोनों तरह के पत्र दिए गए हैं। पहला पत्र हमें किसे लिखना है? भाई को लिखना है, अपने छोटे भाई को लिखना है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वह हम लेते हैं और वो क्या है, उसमें हम जो फॉर्मेट लेंगे वो फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। जब यहाँ पे हम अनौपचारिक लेटर लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, फिर दिनांक देते हैं और उसके बाद हम संबोधन देते हैं। एक लाइन छोड़ करके फिर हम आशीर्वाद या प्यार जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं। फिर हम फर्स्ट पैरा में हम उस विषय को लिखते हैं जो हम उसे बताने जा रहे थे। यहाँ पे फॉर्मल हो के नहीं, एकदम इनफॉर्मली लिखना है, बिल्कुल अनौपचारिक रूप से लिखना है कि अपनी बातें बतानी है कि तुम कुशल हो, मैं कुशल हूं, ये सब चीजों को बताना है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि एक पैरा में लेटर कभी ना खत्म करें, 2 पैराग्राफ जरूर लिखें। और जब आप औपचारिक लेटर लिखने जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप तीसरा पैरा भी एक छोटा सा बनाकर जरूर लिखें। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन का जब क्वेश्चन की बात किए उसके बाद हम फर्स्ट पैरा लिखे, फिर सेकंड पैरा में हम उसे सारी चीजें समझाएंगे कि किस तरह से मोबाइल से होने वाली हानियां जो हैं उसे हम दिखाएंगे और एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उसे इससे थोड़ा दूर रहने की सलाह देंगे। और फिर लास्ट में हम भाई तुम्हारी बड़ी बहन और उसके नीचे में अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो होंगी, कोई भी चीज राइट साइड नहीं, मतलब पूरे प्रोसेस जो होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में होना है और ये दोनों लेटर में हमें ख्याल रखना है। अब दूसरे लेटर की तरफ आते हैं जहां पे हमें लिखना क्या है, नगर निगम को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ लेटर लिखने के लिए सबसे पहले जो होता है शब्द यूज किया जाता है सेवा में, और जिन्हें लेटर लिखना है उनका पता देना होगा, उनका एड्रेस देना होगा और सबसे जरूरी होता है उस स्टेट का नाम, उस शहर का नाम, ठीक। और उसके बाद हम विषय हमें जरूर लिखना चाहिए। विषय के बिना यह लेटर जो होगा वह अधूरा होगा, फॉर्मेट अधूरा रह जाएगा आपका। तो आप जब विषय लिखने जाते हैं तो विषय को छोटा कीजिए, बहुत 1 लाइन 1.5 लाइन के विषय को मत लिखने जाइए, यहाँ पे छोटा कीजिए। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो इसकी रोकथाम के लिए लेटर हम नगर निगम को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे विषय हम एक छोटा सा लिखेंगे कि मलेरिया और डेंगू की रोकथाम हेतु पत्र, बस यही। और इससे ज्यादा हम बहुत डिटेल नहीं लिखने जाएंगे वहां पे। उसके बाद हम सीधे चले आएंगे माननीय महोदय या महोदया और उसके बाद हम सीधे पत्र को लिखना शुरू करेंगे और सारी चीजों को हम लेफ्ट साइड लिखते चले जाएंगे और इसे हम कम से कम 3 पैरा में लिखें तो बेहतर है। फर्स्ट पैरा में हम उन्हें जानकारी देंगे कि हम किस शहर से हैं और हमारे शहर में कौन सी समस्या अभी गंभीर हो रही है। दूसरे में हम यह निवेदन करेंगे कि इस समस्या का समाधान निकालिए और इससे हमारे शहरवासियों को बचाइए। थर्ड पार्ट में हम एक छोटा सा लाइन लिखेंगे कि मुझे यह आशा है या उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकालेंगे। और उसके बाद लेफ्ट साइड में ही हम नीचे धन्यवाद लिखेंगे और उसके बाद भवदीय लिख करके उसके बाद वाले लाइन में हम अपना एड्रेस दे देंगे, दिनांक दे देंगे। तो इस तरह से हमें ये लेटर सॉल्व करना। हम अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश है, यानी अपठित गद्यांश, जो कि कहीं से भी कुछ भी दिया जाता है। और इस क्वेश्चन पेपर में जो गद्यांश दिया गया है वह कबीरदास के ऊपर है। तो इसका नियम क्या है, पहले हम उस चीज को देख लें। इसका सबसे सही और सरल तरीका यह है कि हम पैराग्राफ को बहुत ध्यान से 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ें और अगर हमारे पास टाइम है तो हम 3rd टाइम इसको पढ़ के पहले हम इसको अपने दिमाग में पॉइंट आउट करें कि कौन कौन सा यहाँ पे वर्ड जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें लिखना होता है अपने शब्दों में। तो ये यहाँ से तो हम शब्द उठाएंगे, लेकिन हम जब प्रश्न के उत्तर देने जाएंगे तो उस उत्तर को हम बिल्कुल अपने तरीके से देंगे। बस की नोट्स के तौर पे हमें यहाँ के शब्दों को अपने दिमाग में रखना है या फिर वहां पे पेंसिल से हमें दाग करना है।
तो यहाँ पे हमें पहला प्रश्न जैसे इसमें दिया गया है कि कबीर का स्वभाव कैसा था और उसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ से हम दो की नोट्स निकालेंगे, भ्रमण और घुमक्कर। तो कबीर का स्वभाव कैसा था? कबीर जो थे वह भ्रमण करने में बहुत विश्वास करते थे, वह भ्रमण किया करते थे और उनके अंदर जो था, उनका स्वभाव जो था वह था हर जगह घूम घूम कर चीजों को समझने और परखने का। तो उनका स्वभाव कैसा था? वह था भ्रमण करने वाला और इसी के कारण उन्हें घुमक्कर कहा जाता था। तो यहाँ पे दो प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है स्वभाव कैसा था, तो उसका नोट है भ्रमण, और दूसरा प्रश्न है कि उसके कारण उन्हें घुमक्कर कहा जाता था। आइए फिर दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि कबीर की भाषा में कौन सी विशेषताएं पाई जाती थी। दोस्तों ख्याल ये रखना है कि ये 2 नंबर के प्रश्न है, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट ऐसे देने हैं जो महत्वपूर्ण हो। तो पहला क्या है, कबीर की भाषा में कौन सी विशेषताएं थी? तो कबीर की भाषा में जो विशेषता थी वह खिचड़ी थी, यानी इनकी भाषा जो थी वह मिक्स भाषा थी, इसमें मिश्रण था। तो किस किस चीज का मिश्रण था? ये जो थे बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो आंचलिक भाषा का प्रयोग ये बहुत करते थे। इसके साथ साथ वो घुमक्कर थे। तो छोटे शब्द में हम यह कहेंगे कि कबीर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता खिचड़ी थी। उनकी भाषा जो थी वह खिचड़ी थी और इनकी भाषा में हर भाषा का मिलाव था, जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी और आंचलिक भाषा का मिश्रण था। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा के विषय में क्या कहा है? तो सीधे सीधे यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट करेंगे कि सदुक्री भाषा कहा है। तो शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा के विषय में कहा है कि उनकी भाषा जो थी वह सदुक्री भाषा थी, लेकिन यह भी उन्होंने कहा है कि भाषा के ऊपर उनका पूर्ण अधिकार था और जब वह भावों को व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग करते थे तो भाषा जो है वह उनके भाव को प्रकट कर दिया करती थी। अब चौथा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा के संबंध में क्या कहा है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कबीर जो थे वह वाणी के डिक्टेटर थे, यानी भाषा पर कबीर की जबरदस्त पकड़ थी या अधिकार था, यानी जिस बात को वह जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे भाषा से वह करवा लिया करते थे, या यह कहिए कि भाषा उनके मुट्ठी में थी। पांचवा और अंतिम प्रश्न इसका यह है कि कबीर की भाषा को मुक्त भाषा क्यों कहा जाता है? तो ये सीधा सा जवाब है इसमें कि कबीर जो थे वह बिल्कुल बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते थे और उनकी भाषा में आंचलिक भाषा का अधिक प्रयोग था, जहां ग्रामर से या व्याकरण से इनका कोई लेना देना नहीं था। वो व्याकरण के बंधन में बंधे हुए नहीं थे, इसलिए इनकी भाषा को मुक्त भाषा कहा गया है, जहां पे बिना बंधन के, बिना व्याकरण, बिना ग्रामर के बंधन के यह भाषा का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे इस सवाल के जवाब में आप किसी भी तरह से नहीं अटक रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे किस तरह से इसे लिखना है। चलिए दोस्तों ग्रामर के चौथे प्रश्न पे आते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं देखने में, लेकिन ये नंबर जितने आसानी से हमें प्रदान करते हैं उतनी आसानी से नंबर्स हमारे कट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सावधान रहना है और इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी ग्रामर में, जैसे विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, भाववाचक पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है, मुहावरे को पढ़ना है और वाक्य को किस तरह से शुद्ध करके हम लिखते हैं। इन चीजों का हमें सही जानकारी, सही पकड़ हमारी होनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो हमारी करनी पड़ेगी कि हमें ग्रामर को ढंग से पढ़ना होगा। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो पहला प्रश्न है, निश्चेष्ट का विलोम क्या होगा? तो यह होगा सचेष्ट। चीज की सावधानी आप जरूर बरते कि यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं लगभग सब मिलते जुलते से लगते हैं, तो वहां पे दिमाग हमारा काम करना बंद करने लगता है कि कौन सा चीज सही होगा। तो वहां बहुत सावधानी से उसका जवाब दे। दूसरा प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पे 2-2 करके ऑप्शन दिए गए हैं पर्यायवाची, तो चारों में से जो दोनों सही होंगे वही हमारा जवाब होगा और वह है सर और सरोवर, यानी बी। तीसरा प्रश्न है, काला का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो काला का भाववाचक संज्ञा होगा कालीमा। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि बी में कलीमा लिखा हुआ है और डी में कालीमा लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ सही होगा कालीमा। चौथा प्रश्न है, भारत का
विशेषण बताइए। तो भारत का विशेषण सही अर्थ में भारतीय होगा, यानी डी नंबर होगा। अब चले आइए 5वें नंबर पे। यहाँ पे अभिलाषा लिखा हुआ है, अभिलाषा का शुद्ध रूप बताना है। तो अभिलाषा का शुद्ध रूप हमें सही तरीके से नहीं आएगा तो यहाँ हम गड़बड़ कर देंगे, इसलिए हमें शुद्ध शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा अभिलाषा। आइए 6ठे नंबर पे, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घी के दिए जलाना में बहुत लोग गड़बड़ी क्या करेंगे कि यहाँ पे आंसर लिख देंगे बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, लेकिन सही शब्द ये है खुशी मनाना, यानी खुशियों को मनाना। 7वां प्रश्न है, धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है, वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि धर्म मानव मन को प्रभावित करता है, और यह आंसर होगा बी। यहाँ भी आपको बहुत सोच समझ के इन प्रश्नों को पढ़ना है और सही जवाब ढूंढना है। प्रश्न पे आइए, तो यहाँ पे है कि रोम का राजा भीषण रोग से पीड़ित हो गया, वाक्य में कर दिया का प्रयोग करना है, यानी हो गया को हटा के हमें कर दिया का प्रयोग करना है। अब यहाँ जब हम आंसर देखने जाते हैं तो सबके लास्ट में कर दिया करके लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन यहाँ बढ़ जाती है। तो वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वह ए होगा, रोम के राजा को विष्णु रोग ने पीड़ित कर दिया। और एक चीज आप देखिए कि बी सी डी में यहाँ पे सब में एक एक करके एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया गया है, वहां से आपको पकड़ना है कि वो गलत है, और बाद बाकी तो आप खुद समझदार हो कि जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो हम वहां से गलतियों को निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज हमने साल के मॉडल पेपर जो था, स्पेसमेन पेपर जो था, उसके एक पार्ट को सॉल्व किया है और वह है ग्रामर पार्ट। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेकर के आऊं और इसके दूसरे पार्ट को यानी लिटरेचर वाले पार्ट को सॉल्व करके आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।